नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोरडे चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टॉप मेजर ई कॉमर्स ट्रेंड्स नाउ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें मेजर ट्रेंड्स जानने की ज़रूरत क्यों है ई कॉमर्स के अंदर। वाई आर ई कॉमर्स ट्रेंड्स सो इम्पॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि ई कॉमर्स आजकल बहुत कम्पिटिटिव हो गया है। बहुत सारे बिजनेसेस ई कॉमर्स को यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन बिक रही है, जिससे ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो काफ़ी कम्पिटिटिव हुआ है। और इन सब में कंपटीशन में आगे रहने के लिए आपको ई कॉमर्स में क्या चल रहा है इसका पता होना चाहिए। ई कॉमर्स ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आज ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और इन ट्रेंड्स को अगर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाए तो आप अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आगे रह सकते हैं। आपका ज्ञान उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमें उसके ट्रेंड्स को समझने की ज़रूरत है। ई कॉमर्स के कुछ फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये 1995 में फर्स्ट आइटम ऑर्डर हुआ था ऑनलाइन, जो कि अमेजोन के थ्रू हुआ था। और आज 26 साल बाद, जो कि 2020 का सर्वे है, तो 25 साल बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने 4.28 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सेल्स किया था पूरे वर्ल्ड में। 4.28 ट्रिलियन यूएस डॉलर को अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो रोकड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और 25 साल में कोई इंडस्ट्री अगर ऐसे ग्रोथ करती है, जिसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आगे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और क्यों है, इन सब की ट्रेंड से आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं मेजर ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स इन 2021। 2021 में मेजर ट्रेंड्स ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या हैं, ये चीज़ें हम जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने ट्रेंड्स को पॉइंट्स करा है, जैसे ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ, बिग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ईज ऑफ मोबाइल कॉमर्स, यंग कंज्यूमर्स, रोल ऑफ सोशल मीडिया, consciousness about environment, shop with independent business, richer buying experience with augmented reality, जिसको हम शॉर्ट में AR बोलते हैं, personalized experience and visual commerce। ये कुछ ट्रेंड्स हैं, ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं, ट्रिक्स हैं जो आजकल ई कॉमर्स के अंदर यूज हो रही हैं। और इसी चीज़ को हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। ई कॉमर्स is expected to continue growing and hit 6.38 ट्रिलियन यूएस डॉलर in 2024। 2024 में जो अभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि 2024 में ये 6.388 यूएस ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। अभी बात करते हैं ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ के बारे में। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है। लोग हमेशा ऑनलाइन चीज़ें सर्फ करते हैं, उन पे शॉपिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट्स है ई कॉमर्स की वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली है। कस्टमर को सब कुछ समझ में आता है कि कहाँ से क्या खरीदना है, और चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है। कंपैरिजन का बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात जो इंसानों को बहुत ही अच्छी लगती है वो है लेवल ऑफ कंफर्ट। देखिए, कभी भी हम चीज़ों को ऑनलाइन खरीदते हैं तो हमें वहाँ जाना नहीं पड़ता है, और सेम चीज़ अगर हम ऑफलाइन खरीदते हैं तो हमें वहाँ जाना होगा। पार्किंग कहाँ करेंगे इसकी समस्या है, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम परेशान होंगे। लेकिन ऑनलाइन करते हैं तो हम आराम से अपने घर पे बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और वो डिलीवरी गाय हमें दे देता है। तो लेवल ऑफ कंफर्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहीं जाने के बजाय अपने घर में ही शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, जिसकी वजह से ई कॉमर्स में बूम आया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजोन के जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने अपने फॉर्च्यून में 24 यूएस बिलियन डॉलर का ग्रोथ देखा है इस पैंडेमिक पीरियड में। तो कैसे पैंडेमिक इनको हेल्प कर रहा है, ई कॉमर्स को कैसे हेल्प कर रहा है, तो जानते हैं। बिग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। सबसे पहले लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन का नाम हमने इससे पहले सुना नहीं था, ठीक है। इस कोविड सिचुएशन में हमने लॉकडाउन को देखा, और लॉकडाउन में क्या होता है कि सब कुछ बंद हो गया था, हमें बाहर नहीं निकलना था, बस इसेंशियल चीज़ों की छूट थी, ठीक है। और लॉकडाउन में जब चीज़ें, हमें बाहर नहीं जाना था, हमें ऑफलाइन नहीं खरीदना था, तो हम ऑनलाइन पे स्विच हो गए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट मिल रहा था, काफ़ी कन्वीनियंस मिल रहा था, और ऑफर्स चल रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से हम कोविड-19 में कहीं घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि सेम दाम में अगर चीज़ें हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं तो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ये सब ट्रैफिक और ये सब कॉन्टैक्ट में किसी के आने का, मास्क लगा के जाने का, ये सारा चिंता नहीं रहता है, ठीक है। आप अपने घर में बैठे रहते हैं, सेफ रहते हैं। और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का भी बेनिफिट होता है ई कॉमर्स में, क्योंकि आप वहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार होते हैं ऑफलाइन में जहाँ पे भीम यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ आपको जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ एक फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये है कि आप उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं और कोविड फैला नहीं सकते, और ना ही आपको कोविड हो सकता है क्योंकि आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी इम्पैक्ट से ई कॉमर्स ऑफ कोर्स ग्रो हुआ है। बात करते हैं एम कॉमर्स की, मोबाइल कॉमर्स।
2020 में जो पूरा सेल्स हुआ था पूरी दुनिया के अंदर मोबाइल के थ्रू, वो 2.66 यूएस ट्रिलियन डॉलर का हुआ था। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़ के 18.8%, जो कि 3.16 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने वाला है इन फ्यूचर 2 साल में, ठीक है, यानी कि 2024 में हो जाएगा। ईज ऑफ मोबाइल कॉमर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है ई कॉमर्स को बूम करने में, इंडस्ट्री को ग्रो करने में। सबसे पहली बात कि जो स्मार्टफोन है वो सभी के पास है, ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल के पास स्मार्टफोन है, जबकि बहुत कम लोगों के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो आजकल आप देखिए कि 100 में 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और बहुत ही उसमें से 40 या 60% होंगे जिनके पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, और जिनके पास है वो भी मोबाइल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है मोबाइल कस्टमर्स का वो काफ़ी अच्छा है। देखिए, कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, वो मोबाइल का एप्लीकेशन आप कंपेयर कीजिए और वेब एप्लीकेशन उनका कंपेयर कीजिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। जो भी लोग हैं जिनके पास दोनों सुविधाएं अवेलेबल हैं, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है और फ़ोन भी है, वो लोग भी फ़ोन से ही करना चाहते हैं ऑर्डर। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन के साथ लोग बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि उसको ऑन करना पड़ेगा, फिर उसके लिए वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। मोबाइल में ये झंझट नहीं है, आप मोबाइल हाथ में ही लिए होते हैं तो वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, और जो कंफर्टेबल है उसकी वजह से मोबाइल कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा बूम आया है। और मोबाइल कॉमर्स भी ई कॉमर्स का ही भाग है, बस फ़र्क इतना है कि मोबाइल कॉमर्स में जो चीज़ें कॉमर्स होती हैं, जो डिजिटली कॉमर्स होती हैं, वो मोबाइल के थ्रू होती है, ठीक है। पहले ई कॉमर्स के जितने भी ज़्यादा कंज्यूमर्स थे, उसमें से 54% लोगों ने कोरोना वायरस के बाद अपना स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ऑनलाइन, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे, क्योंकि 54%, अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ लोग ई कॉमर्स पहले यूज़ करते थे, तो उसमें से 54 करोड़ लोगों ने हर चीज़ ऑनलाइन खरीदना चालू कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। और यहीं पे रोल आता है यंग कंज्यूमर्स का। यंग कंज्यूमर्स का मतलब हुआ कि देखिए, अभी 18 से 35 के बीच में जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं, वही सबसे ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं और एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, वही ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, क्योंकि उन्हें ही समझ में आता है ना। बहुत बूढ़े लोग ई कॉमर्स को यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके पास उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है। और देशों में अगर नॉलेज है भी तो भी वो उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, जबकि यंग कंज्यूमर्स के साथ ऐसा नहीं है। उनको भरोसा है क्योंकि वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं, रेटिंग्स पढ़ते हैं, और जहाँ रेटिंग्स रिव्यूज़ अच्छे होते हैं वहीं से चीज़ें खरीदते हैं। तो इसलिए यंग कंज्यूमर्स की वजह से भी, और आपको पता है कि इंडिया में या फिर पूरे देश में यंग कंज्यूमर्स अभी ज़्यादा है ई कॉमर्स के, 18 से 40 या 45 के बीच में लोग बहुत ज़्यादा हैं जो ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बूम आता है, ठीक है। बात करते हैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की, जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे हो रहा है। हाल ही में फेसबुक ने बाय बटन को हर पेज के साथ इंट्रोड्यूस किया था, इंस्टाग्राम ने चेकआउट का ऑप्शन दिया था, और सोशल मीडिया काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ई कॉमर्स के वर्ल्ड में, क्योंकि भी सोशल मीडिया ही वो चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे यूज़र मिलते हैं और वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिंक शेयर किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे बेचे या खरीदे जाते हैं, और बहुत सारे यूज़र वहाँ से रीडायरेक्ट किए जाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे ई कॉमर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। रोल ऑफ सोशल मीडिया में अगर हम बात करें तो इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर डेटाबेस है, और कस्टमर डेटाबेस का बड़ा होने का मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की रीच बढ़ेगी, उस चीज़ की रीच बढ़ेगी जो उनके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत ही टारगेट ऑडियंस को एक्सेस किया जाता है, क्योंकि जब लार्ज कस्टमर डेटाबेस होते हैं तो उसमें से उनकी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है, और चेक किया जाता है कि इनको क्या चीज़ें पसंद है और क्या नापसंद है, और उस तरह से उनको टारगेट किया जाता है। जैसे इंस्टाग्राम पे होता है, फेसबुक पे होता है, यूट्यूब पे होता है, जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो आपके इंटरेस्ट पे होता है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है रोल ऑफ सोशल मीडिया का कि लोग इसको रोज़ यूज़ करते हैं। आप हूँ, मैं हूँ, या कोई भी हो, अगर वो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे है, तो वो रोज़ एक बार या 2 बार या 3 बार या 10 बार चेक तो करता ही होगा, लेकिन मिनिमम एक बार यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जिसकी वजह से टारगेट ऑडियंस और लार्ज कस्टमर डेटाबेस, इन दोनों का फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। और एक्टिव कस्टमर की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। एक सर्वे के हिसाब से 10 लोगों में 4 लोग डिजिटल कंज्यूमर्स, यानी कि 10 अगर डिजिटल कंज्यूमर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं, उसमें से 4 लोग ये कहते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है तो वो उनके परचेसिंग डिसीजन पे इम्पैक्ट करता है। इन्वायरमेंटल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे
उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। और अगर कोई चीज़ रिसाइकल नहीं की जा सकती है तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, यूज़र उसको खरीदना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वातावरण को दूषित नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी क्लीन रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, ठीक है? और इसलिए वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं। आप नहीं लेते होंगे, मैं नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। उनका एक डिसीजन काफ़ी स्पेसिफिक होता है एनवायरनमेंट को लेके। तो इस तरह से 10 लोगों में 4 लोग तो ऐसे पाए ही जाते हैं जिनको अगर एनवायरमेंटल रिकॉर्ड अगर पूरा दिखा तो वो चीज़ परचेज़ ही नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनको अगर पॉलीथीन में कुछ दे दो तो वो लेते ही नहीं है, वो बोलते हैं नहीं मुझे ऐसे ही दो, ठीक है? ऐसे बहुत सारे आपको इंसान मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे प्राणी मिलेंगे जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। और आपको भी बनना चाहिए, मुझे भी बनना चाहिए, और हम बनने की कोशिश कर सकते हैं। इससे फ़ायदा अपना ही है। इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस के बारे में अगर बात करें तो कंज्यूमर्स के पास आजकल बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेकर ज्ञान है, और उस ज्ञान को वो यूज़ करके इन चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्रांड रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इन्वायरमेंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस के बारे में। कंज्यूमर को पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्रांड को पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो सकती उसको मुझे खरीदनी नहीं है, और ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें रिसाइकल हो जाए उसी को यूज़ करके वो चीज़ बनानी है ताकि इन्वायरमेंट पे इसका इफेक्ट ना पड़े और काफ़ी इको फ्रेंडली हो। जो चीज़ें इको फ्रेंडली होती हैं उसे हम भी खरीदते हैं और ब्रांड भी बनाते हैं ताकि हम खरीद सकें। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि 37% जो कंज्यूमर्स हैं, ऑनलाइन कंज्यूमर्स, वो इंडिपेंडेंट बिजनेसेस के साथ अभी ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं जितना कि वो पहले कोविड-19 के पहले करते थे। अब ये इंडिपेंडेंट बिजनेसेस का क्या मामला है ये हम आगे देखते हैं। 57% लोगों का कहना है कि वो हमेशा एक नए ब्रांड के साथ फर्स्ट टाइम शॉप करना चाहते हैं, उनके ब्रांड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आती है, वो बेचारी चाहती है कि हम भी अपना प्रोडक्ट बना के बेचें, काफ़ी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है, या फिर जो भी है, गलतियां तो हर कंपनी से होती है, ठीक है? हर कंपनी में कहीं ना कहीं खामियां हैं, कहीं ना कहीं अच्छाइयां हैं। तो कोई भी बिजनेस अगर आती है तो वो इसी मकसद से आती है कि हम पहले प्रोडक्ट बेचेंगे, लोगों को कैसे पसंद आएगा उसका फीडबैक लेंगे और अपने प्रोडक्ट को बेहतर करेंगे ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुंच जाए। तो बहुत सारे इसमें ब्रांड होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, और बहुत सारे ब्रांड होते हैं जिनका नाम हम पहली बार सुनते हैं। तो अपने इंडिया में बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन बाहर के देशों में या फिर अभी अपने इंडिया में भी ये चलन आ गया है। हम नए बिजनेसेस के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि हम उनसे परचेज करते हैं, उनकी रेटिंग देखते हैं, उनका रिव्यूज़ देखते हैं। अगर अच्छा है तो हम खरीदते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन से ब्रांड की खरीद रहे हैं, ठीक है? अगर ब्रांड कैसे बनता है, जिसका रेटिंग अच्छा हो, रिव्यूज़ अच्छा हो, लोग उसके बारे में बात करें, उसी से ब्रांड बनता है ना। तो हम मौका देते हैं। ऑनलाइन कंज्यूमर्स 57% लोग पूरे वर्ल्ड में पहली बार किसी बिजनेस के साथ जो कि नई नई आई है उसी के साथ शॉप करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है? जो किसी पे डिपेंड नहीं है, कुछ नया लेके आ रहे हैं, नए तरीके से पेश कर रहे हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कहीं पे उन्होंने सुना कि ये एंटरप्रेन्योर है जो कि ये बना रहा है, तो लोग उसके प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स पे सर्च करते हैं। अगर वो ई कॉमर्स के अंदर आता है तो उसको सर्च करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और ऐसे सपोर्ट करते हैं। ऐसे 33% कंज्यूमर्स हैं। 33% पूरे वर्ल्ड में जो ई कॉमर्स के कंज्यूमर्स हैं उसमें से 33% ऐसे लोग हैं जो यूनिक प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। कोई यूनिक प्रोडक्ट है जिसका आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है और वैसा प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो इसमें से 33% लोग ऐसे हैं जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और यूज़ करने से ही तो एंटरप्रेन्योरशिप को आप सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेसेस को आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप एक कंज्यूमर हैं, अगर आप किसी बिजनेस से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस बिजनेस के लिए फ़ायदा होगा। उस बिजनेस का फ़ायदा होने का मतलब है कि जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके स्टेक होल्डर्स हो गए, उसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स हो गए, तो ये लोगों को भी फ़ायदा होगा ना अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो। और टू एक्सपीरियंस गुड कस्टमर सर्विस, बहुत सारे लोग उसके कस्टमर सर्विस को चेक करने के लिए भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। एक सर्वे के हिसाब से ई कॉमर्स में 2022 तक 1,20,000 स्टोर्स ऐसे होंगे जो ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करेंगे, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जिसको हम AR बोलते हैं। और इससे जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी रिचर हो जाएगा। AR एक टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। और इसका फ़ायदा क्या होगा ई कॉमर्स के अंदर कि जो भी ऑनलाइन लोग चीज़ों को खरीदते हैं वो उसको, उस प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। मान लीजिए कि आपको एक पेंटिंग खरीदनी है ऑनलाइन, तो उस पेंटिंग को आप अपने वॉल पे चेक कर सकते हैं कि वो पेंटिंग कहाँ पे अच्छी लगेगी, कितने साइज़ की हो तो बहुत अच्छा लगेगा।
मान लीजिए कोई टीवी है तो कितना बड़ा हो तो मेरे वॉल पे आएगा, कितना बड़ा हो तो मेरे वॉल पे अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें आप ऑगमेंटेड रियलिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपको जितना ही पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दिया जाएगा, इसकी वजह से उनके ऑनलाइन शॉपिंग में उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। अगर आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसा ऑफर दे कि आप उसके प्रोडक्ट्स को रख के देख सकते हैं कि आपके घर में वो कैसा लगेगा, आप उसको यूज़ करेंगे तो कैसा लगेगा, तो आप चीज़ों को और अच्छे से खरीदेंगे ना, और वहीं पे खरीदेंगे जहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर हो। क्योंकि आप अगर कोई पेंटिंग खरीदते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से वॉल पे वो अच्छा लगेगा, कौन से कलर का पेंटिंग होना चाहिए, कौन से कलर का फ्रेम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। 74% मार्केटर्स यानी कि जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि पर्सनलाइजेशन अगर कंज्यूमर्स को दी जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर रिलेशनशिप पे। देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर आपको कोई शर्ट खरीदनी है और दुकानदार बोलता है कि आप पहन के ट्राई कीजिए, तो जब आप पहनते हैं, आप में अच्छी लगती है, तो आप बिल्कुल उस शर्ट को खरीदेंगे। इसीलिए दुकानदार आपको फोर्स करता है कि आप ये पहन के चेक कीजिए। मान लीजिए वो शर्ट आप में नहीं होता है तो आप उसको नहीं खरीदते हैं। तो सिंपली बात यही है कि अगर ई कॉमर्स के अंदर भी ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके या किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंज्यूमर्स को, जो मार्केटर्स हैं, जो कंपनीज़ है, ई कॉमर्स कंपनीज़ है, वो अगर पर्सनलाइजेशन जैसी फीचर देती हैं, यानी कि उनको टेस्ट करने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है प्रोडक्ट को, तो इसकी चांसेस ज़्यादा है, एक्सट्रीम है और स्ट्रॉन्ग है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उनका एक रिलेशनशिप उस कंपनी के साथ, उस ब्रांड के साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस का जो अभी प्रभाव है ई कॉमर्स पे वो क्या है कि पर्सनलाइजिंग द ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस इज द की टू कीपिंग कस्टमर सेटिस्फाइड। देखिए किसी भी कस्टमर का एक नीड होता है और उस नीड को अगर कोई पूरा करता है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे आप रहे होते हैं, किसी होटल में जाके रहते हैं, अगर वहाँ की सब कुछ अच्छी होती है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है, रूम अच्छा होता है, काफ़ी साफ़ सुथरा होता है, तो आप वहाँ पे बार बार जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें ना हों, बहुत ही कबाड़ जैसा बना के रखा हो, तो आप वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो कस्टमर का एक नीड होता है, किसी भी कस्टमर का, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो दुनिया का, उसका एक नीड होता है। अगर उस नीड को कोई पूरा करता है, कोई कंपनी पूरा करती है, कोई प्रोडक्ट पूरा करता है, तो इसका चांस ज़्यादा है कि उस कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के साथ और आपके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स हम ही हैं जो बिजनेस भी करते हैं और हम ही हैं जो कस्टमर भी होते हैं। हम कोई चीज़ बेचते हैं तो कोई चीज़ खरीदते भी हैं, हम किसी के लिए कंज्यूमर हैं तो किसी के लिए बिजनेसमैन भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए बहुत सारे कंपनीज हैं जो पर्सनलाइजेशन टैक्टिक्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे मैसेजेस को काफ़ी पर्सनलाइज किया जा रहा है। जैसे हाल ही में मुझे बहुत सारे जोमेटो के मैसेजेस आए जिनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी जो मुझे काफ़ी यूनिक लगती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये पर्सनलाइजेशन टैक्टिक्स है, जिसकी वजह से अगर मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ तो मैं जोमेटो पे ऑर्डर करूँ। ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन अगर इंटरेस्टेड कंज्यूमर को दी जाए तो भी वो एक पर्सनलाइजेशन के टैक्टिक्स में ही आती है। रेलिवेंट डिस्काउंट दिया जाए किसी कस्टमर को एक उसके इंटरेस्टेड प्रोडक्ट पे, तो भी ये पर्सनलाइजेशन के ही टैक्टिक्स में आती है। राइट इन्फॉर्मेशन अगर आप इंटरेस्टेड कंज्यूमर को देंगे तो भी वो अट्रैक्ट होगा। अगर कंज्यूमर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है और उसके बारे में आप उसको राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो भी वो खींचा चला आएगा उस कंपनीज के पास। रेलिवेंट डिस्काउंट दीजिए, तो डिस्काउंट तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को पसंद है और डिस्काउंट मिलने पर तो ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। हम सब जाते हैं, ऑफ कोर्स वो हमारा ह्यूमन नेचर ही है। अब बात करते हैं वी कॉमर्स की। वी कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है विजुअल कॉमर्स, जिसमें इमेज रिकग्निशन मार्केट आता है। इमेज रिकग्निशन मार्केट की जो 2018 के हिसाब से वैल्यू थी वो 20.19 यूएस बिलियन डॉलर थी, जिसको माना जा रहा है कि 2026 में ये 81.88 यूएस बिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इमेज रिकग्निशन मार्केट भी कितना ग्रो हो रहा है। अभी जो इमेज रिकग्निशन मार्केट है उसमें जो एनुअल ग्रोथ है वो 19.6% की हर साल से हो रही है। मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ऑफलाइन, तो हम उसको उठा के चेक करते हैं कि ये किसका बना हुआ है, कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, पर ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। हम उसको फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते। तो हमारे पास फ़ोटोज़ होते हैं, हर एंगल से फ़ोटोज़ होते हैं। बहुत सारे कस्टमर हमें रिव्यूज़ में अपने फ़ोटोज़ डालते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ डालते हैं, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। विजुअल कॉमर्स के अंदर वो फ़ोटोज़, वो रिव्यूज़ भी आते हैं, जो फ़ोटोज़ रिटेलर ने डाले हैं, रिव्यूज़, रेटिंग, वीडियोज़, इमेजेस जो कस्टमर ने अपलोड करे हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन आता है तो उसकी आप रेटिंग जाके देते हैं, जहाँ से भी आपने ऑनलाइन खरीदा है वहाँ पे आप उस फ़ोन का फ़ोटो डाल देते हैं, रिव्यू डालते हैं कि ये फ़ोन अच्छा है, कैसे फ्लिपकार्ट ने या अमेज़न ने मुझे डिलीवर किया। बहुत सारी चीज़ें आप डालते हैं। अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा।
और ठीक उसी के हिसाब से आप रेटिंग डालते हैं और रेटिंग के हिसाब से उस प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ती है। बहुत सारे लोग जब रेट करते हैं, आप 3 स्टार करते हैं, कोई 4 स्टार करता है, कोई 5 स्टार करता है, कोई 1 स्टार करता है। इस बेस पे उसका एक एवरेज रेटिंग बनता है जो आम कस्टमर्स को दिखता है जिन्होंने अभी तक उस प्रोडक्ट को खरीदा नहीं है। और वो इससे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट का विजुअल कॉमर्स यानी कि फ़ोटोज़ अच्छे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, रेटिंग्स अच्छे हैं, कस्टमर्स के द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ और इमेजेस भी अच्छे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली खरीदेगा। इसमें जो विजुअल कॉमर्स के अंदर है इमेज रिकग्निशन फीचर, ये भी काफ़ी कमाल का है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट का फ़ोटो डालते हैं, प्रोडक्ट का नाम कुछ और है, फ़ोटोज़ कुछ और हैं, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अभी विजुअल कॉमर्स टेक्निक को यूज़ करके ये चेक किया जा सकता है। विजुअल कॉमर्स टेक्निक यानी कि इमेज रिकग्निशन फीचर, इसको यूज़ करके चेक किया जाता है कि ये इमेज सही प्रोडक्ट का है कि नहीं, यानी कि जो प्रोडक्ट नीचे लिखा गया है उसी का ये इमेज है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ई कॉमर्स कंपनीज अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट, वो खुद सारे प्रोडक्ट नहीं अपलोड करते हैं, खुद सारे प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जाली काम करने के लिए लोग प्रोडक्ट का नाम कुछ और लिखते हैं, फोटोज़ कुछ और डालते हैं। और इन सब को बचाने के लिए ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है वो यूज़ करती है इमेज रिकग्निशन फीचर को, जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो प्रोडक्ट का नाम लिखा है नीचे की तरफ सब्जेक्ट में या डिस्क्रिप्शन में, ठीक वही प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डाले जा रहे हैं कि नहीं रिटेलर के द्वारा। जिससे हमें फ़ायदा होता है कि हमें राइट प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिल पाता है और हम उस चीज़ को खरीदें या ना खरीदें उस वेबसाइट से, ये डिसीजन ले पाते हैं हम। तो इसी के साथ यही सारे ई कॉमर्स के ट्रेंड्स से जो हमने काफ़ी डीप में पढ़े हैं और हमने ये भी जाना है कि उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा ई कॉमर्स पे, और बहुत सारे डेटा को भी हमने इसमें पढ़ा है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स को सुलझाने में, आपके क्वेश्चंस को जवाब देने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।